Hello dear students, today our topic is elasticity of demand, मांग की लोच। इससे पिछले चैप्टर में हमने जाना कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और किसी वस्तु की मांग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मांग की लोच क्या होती है। पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं, उसका मीनिंग समझ लेते हैं। किसी वस्तु की मांग विशेष रूप से, वैसे तो बहुत से कारकों से प्रभावित होती है, लेकिन मेनली किससे प्रभावित होती है? उसकी कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। मेनली ये तीन कारक काम करते हैं किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने में। मांग की लोच का काम क्या है? ये प्रभावित करते हैं, ये हमें पता है, लेकिन कितना प्रभावित करते हैं उसका मापन किया जाता है मांग की लोच के द्वारा। मांग की लोच से यह ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है। एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, इनमें परिवर्तन होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन, ये हमें पता है कि उसमें वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, उसके माप को मांग की लोच कहा जाता है। मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहा जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि ये तीन मेन कारक हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, इसी प्रकार मांग की जो लोच है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच। थर्ड है मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। यहाँ पर हम देखेंगे कि वस्तु की मांगी गई मात्रा किससे प्रभावित हो रही है? केवल उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन से। यदि अन्य बातें समान रहें, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। It is equal to the ratio of the percentage change in quantity demanded to a percentage change in the price। ये कैसे निकाल सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, मांग की कीमत लोच को हम कैसे निकाल सकते हैं? ये अनुपात होता है किसका? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। प्राइस में परसेंटेज चेंज कितना हुआ है और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, उन दोनों के अनुपात को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज चेंज क्यों लिया है हमने? हमने इसलिए लिया है क्योंकि प्राइस को हम मनी में मापते हैं और क्वांटिटी डिमांडेड के लिए अलग यूनिट होती हैं, तो दोनों की जो मेजरमेंट यूनिट है उसको बराबर करने के लिए यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज लेते हैं, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नेगेटिव साइन इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। ये पिछले चैप्टर में हमने किया है कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। द प्राइस एंड क्वांटिटी विल ऑलवेज चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। वन चेंज विल बी पॉजिटिव, अगर प्राइस अधिक हो रहा है, उसमें इंक्रीज हो रहा है, उसमें पॉजिटिव चेंज है, तो क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा चेंज होगा? नेगेटिव चेंज होगा, क्योंकि अगर कीमत अधिक हुई है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी आएगी। तो इस प्रकार एक में पॉजिटिव चेंज हो रहा है, एक में नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो ओवरऑल साइन हमारा कैसा होगा? नेगेटिव का। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। आइसक्रीम की कीमत में 10% कमी इसकी मांगी गई मात्रा में 15% वृद्धि लाती है। आइसक्रीम के प्राइस में 10% जो कमी है उसकी वजह से 15% इंक्रीज हुआ है
क्वांटिटी डिमांडेड में। यहाँ पे देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी के द्वारा लिखते हैं, आगे ऐसे ही लिखा होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी हम ईडी से लिखते हैं। वो किसके बराबर होगी? नेगेटिव का साइन होता है हमारा। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि कीमत में 10% परिवर्तन होने की वजह से मांग में 15% की वृद्धि हुई है। ये माइनस साइन यहाँ पे कमी को दिखा रहा है और यहाँ पे प्लस साइन को हम लिखते नहीं है, तो इट मीन्स इसमें वृद्धि हो रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है हमारा? अगर इन दोनों को देखें तो हमारा नेगेटिव का साइन होगा बाहर, और ये हमारा रिजल्ट आया 1.5। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 है। इसका मतलब ये है कि 1% चेंज कीमत में होने से उसकी मांगी गई मात्रा में 1.5% चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि जब हम माइनस माइनस से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 1.5 है, एक वैल्यू हो सकती है 2, एक 4। अगर सबके आगे माइनस का साइन लगा होगा तो उनके कंपैरिजन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन को हटा दिया जाता है। जैसे ये देखिए, अभी मैंने आपको ऐसे बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन दोनों का अनुपात होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर जो है प्राइस में डिक्रीज हुआ है 10% और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज हुआ है 20%। तो ओवरऑल हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ जाता है? 2। माइनस साइन को हटा देते हैं तो हम बता पाएंगे कि 2% जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा है 1.5 से, जो अभी ऊपर हमने डिस्कस की है। यहाँ पे कोई एक डेफिनेशन देख लेते हैं। Elasticity of demand may be defined as the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in the price। जो हमारा फॉर्मूला है उसी को हम कह रहे हैं percentage change in quantity demanded over percentage change in price। इसका मीनिंग क्या है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है, उसको हम मेजर करते हैं। अब पहले हम बात करेंगे टू एक्सट्रीम सिचुएशंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो अंतिम सिचुएशंस किस प्रकार से हो सकती हैं, अंतिम सीमाएं क्या हो सकती हैं, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है? जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की शून्य कीमत लोच। शून्य कीमत लोच वो कैसे होगी? मांग की लोच शून्य तब होती है जब कीमत में कोई भी परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो कब होगी? जब कीमत में चाहे कोई भी परिवर्तन हो, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, लेकिन मांगी गई मात्रा में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। या इसको हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक नहीं, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इन इलास्टिक डिमांड, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, तो इसको हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। पूर्णतया बेलोचदार मांग। लोच नहीं है यहाँ पे क्योंकि मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये बेलोचदार मांग होती है। अब इसको हम कैसे दिखाते हैं? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, खड़ी हुई सरल रेखा की हेल्प से दिखाते हैं। चलिए आगे डायग्राम देखते हैं। इसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। ये जो सीधी खड़ी रेखा है, डिमांड कर्व हमारा कैसा आ रहा है? सीधी खड़ी रेखा के रूप में, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी दर्शा रहे हैं, वाई एक्सिस पर प्राइस दर्शा रहे हैं। और ये अगर डिमांड कर्व हमारा बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा है, तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि चाहे प्राइस कितना है भी हो, अगर प्राइस इतना है तो भी क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो भी मांग में कोई अंतर नहीं आ रहा, और इंक्रीज हो जाता है तब भी मांग में कोई अंतर नहीं आ रहा, या प्राइस कम हो जाए तो भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। ओडी
जो डिमांड है वो इतनी ही रहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या है, 0। मांगी गई मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एक्सट्रीम सिचुएशन क्या है, इन्फिनिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की अनंत अनंत कीमत लोच। इसको हम कैसे समझेंगे, जब कीमत में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होने पर भी किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनंत परिवर्तन होता है, मांग की लोच अनंत होती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होगी, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहें या अनंत कहें, किस प्रकार से हो सकती है, जब किसी वस्तु की प्रचलित कीमत पर एक फर्म के उत्पादन की कितनी भी मात्रा की मांग की जाती है, परंतु यदि फर्म कीमत में थोड़ी सी वृद्धि कर दे तो फर्म की मांग बिल्कुल शून्य हो जाती है। फर्म के उत्पादन की बिल्कुल भी मांग नहीं की जाती है। ये देखिए डायग्राम से आपको क्लियर होगा। यहाँ पर जो डिमांड कर्व है उसको हम पड़ी रेखा के द्वारा दर्शाएंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के द्वारा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। इसको कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से, परफेक्टली इलास्टिक या इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन है, मांग की अनंत कीमत लोच। इसको हम कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पर हमारा क्वांटिटी है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर प्राइस है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अगर कीमत ओपी है तो कितनी भी क्वांटिटी सेल की जा सकती है, कितनी भी, कितनी भी डिमांड हो सकती है, कितनी भी सेल की जा सकती है। लेकिन अगर इस कीमत में जरा सा भी अंतर आ गया तो हमारी डिमांड बिल्कुल ही 0 हो जाएगी। तो ये देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। अगर कीमत ये है तो कितनी भी डिमांड की जा सकती है, इतनी भी डिमांड की जा सकती है, इतनी भी कितनी भी डिमांड की जा सकती है, या इस प्राइस पर कितनी भी सेल की जा सकती है। और अगर इस कीमत में जरा सा भी परिवर्तन हो जाता है तो ये डिमांड बिल्कुल 0 हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर इस प्रकार की मांग क्या कहलाती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ये हमारा जो डिमांड कर्व है कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है। वस्तु की अनंत मांग से शून्य मांग होने पर अनंत परिवर्तन होता है, इसलिए इसको हम इन्फिनिटी के द्वारा दर्शा रहे हैं। या तो हमारी मांग अनंत है और फिर एकदम से 0 हो जाती है, तो ये जो चेंज है ये अनंत चेंज है, इसलिए इलास्टिसिटी को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी यहाँ पे कैसी है, इन्फिनिटी। इसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ऊपर वाला हमने किया था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ये कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, पड़ी हुई सीधी पड़ी हुई रेखा के द्वारा, सरल रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। और जो हमारा इन इलास्टिक डिमांड है उसको हम कैसे दिखाते हैं, सीधी खड़ी रेखा के द्वारा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के द्वारा, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के द्वारा। और ये हमने दो जो की हैं वो ऊपर एक्सट्रीम सिचुएशंस की हैं। अब हम बात करेंगे नॉर्मल सिचुएशन क्या हो सकती हैं। मांग की लोच कैसी हो सकती है, इकाई के बराबर हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे, इकाई मांग की लोच। मांग की लोच क्या हो सकती है, इकाई से, इकाई किसको कह रहे हैं, 1 को, इकाई से अधिक भी हो सकती है, इकाई से अधिक मांग की लोच, और मांग की लोच इकाई से कम भी हो सकती है। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। ये 3 नॉर्मल सिचुएशंस हैं, इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग कब होगी, ये देखिए सीधा डायग्राम पे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे बुक से, और मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले डायग्राम से समझिए इसको। यहाँ पर क्वांटिटी एंड प्राइस ही रहेगा क्योंकि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा प्राइस ही रहने वाला है। अब हम ये कह रहे हैं कि पहले अगर OP1 प्राइस है तो क्वांटिटी कितनी है, OQ1।
अगर कीमत कम हो जाती है, OP2 हो जाती है, तो हमारी मांग बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हमारा काम ये जानने का है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी देख लिया था, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कीमत में कितना परिवर्तन चेंज हुआ है, कीमत कितनी प्रतिशत कम हुई है और उसके रिजल्टेंट डिमांड कितनी ज्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है, विस्तार हुआ है। अब अगर दोनों का ये देखिए, जब हम ये हाइट और इसको बेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें मिल जाता है। अगर OP1 को OQ1 से हम इस एरिया और इस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सारा क्षेत्रफल आ जाता है, एरिया आ जाता है। और फिर हम बाद के चेंज के अकॉर्डिंग ये जो नया चतुर्भुज हमारे पास आ जाता है, नई आयत हमारे पास आ जाती है, जैसे हम करते थे लंबाई गुना चौड़ाई और उससे हमारा क्षेत्रफल निकल जाता था, यहाँ पर भी आयत ही है ये हमारा। यहाँ पर OP2 अगर प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, OQ2। तो ये दो एरिया हमारे पास आ जाते हैं। हम ये बता रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 कब होती है, जब कीमत में परिवर्तन होने से क्वांटिटी डिमांड में इस प्रकार से परिवर्तन हो कि कुल जो क्षेत्रफल है वो बराबर रहे हर एक केस में। तो हमारा डिमांड का कैसा होगा, यूनिटरी इलास्टिक। जो क्षेत्रफल है ओ क्यू वन MP1, जो फर्स्ट वाला क्षेत्रफल है हमारा, ये वाला, ये किसके बराबर है, OP2N Q2। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको कर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर आप इधर से बात कर रहे हैं तो इधर से, अगर आप इधर से बात कर रहे हैं OQ2N P2। ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों का, दोनों आयतों का कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी है, इकाई के बराबर है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी कुल व्यय स्थिर रहता है। जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर को हम कैसे निकाल सकते हैं, कुल व्यय को, जब हम कीमत को मांग से गुना कर देते हैं, प्राइस को क्वांटिटी से गुना कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है कि हम उस वस्तु पर कितना खर्च कर रहे हैं, कुल व्यय कितना है। और या हम इसको एरिया से दिखा सकते हैं, ये जो एरिया है या क्षेत्रफल है, ये दोनों एरिया OQ1MP1 बराबर हैं OQ2NP2 के। ये दोनों का एरिया बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या दर्शा रहा है, एरिया टोटल एक्सपेंडिचर को। टोटल एक्सपेंडिचर अगर दोनों ही केसेस में प्राइस में चेंज होने से जो डिमांड में चेंज हुआ है, लेकिन कुल व्यय हमारा सेम रहा है, आगे एक टेबल में देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी रहेगी, 1। अब नेक्स्ट केस करते हैं, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से अधिक लोचदार मांग। जब वस्तु की कीमत कम होने पर उस पर किया जाने वाला कुल व्यय बढ़ जाता है। जब वस्तु की कीमत और जो टोटल एक्सपेंडिचर है उनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो हमारा इलास्टिसिटी कैसी होती है, हमारी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होती है हमारी डिमांड। कब, जब मैंने क्या कहा, प्राइस में जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा, और वाइस वर्सा, उसका विपरीत, कि प्राइस अगर कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। अब ये देखिए, इससे हमारे एरिया में भी क्या चेंज आता है। ये फर्स्ट सिचुएशन है हमारी, पहले प्राइस कितना है, OP1। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कीमत में परिवर्तन होने से, या तो हम कमी की बात करें या अधिकता की बात करें, हम कमी की बात कर लेते हैं। कीमत अगर कम हो रही है तो कीमत में जितना प्रतिशत चेंज हुआ है उससे ज्यादा प्रतिशत चेंज हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में हुआ है। इसी वजह से जो ये बाद का एरिया है हमारा वो ज्यादा होगा। वो क्या दिखा रहा है कि कुल व्यय अधिक हुआ है, कीमत के कम होने से कुल व्यय बढ़ा है। अभी ऊपर हमने बात करी, जब कीमत और कुल व्यय का विपरीत संबंध होता है
तो इलास्टिसिटी कैसी होती है? ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है? ग्रेटर देन 1। यहाँ पर देखिए पहले प्राइस कितना है? ओपी 1, और उसके अकॉर्डिंग कितनी डिमांड है? OQ 1। और ये पूरा अगर टोटल एक्सपेंडिचर को जानेंगे तो कितना बनेगा? OQ 1 MP1। पहले इतना व्यय कर रहा है कोई भी उपभोक्ता, जब कीमत को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो हमारे पास कुल व्यय आ जाता है कि कितनी क्वांटिटी और किस कीमत पर खरीद रहे हैं, वो हमारे पास आ जाता है कुल व्यय। अब सेकंड केस में देखिए, अब कीमत कम हो गई है OP2, और उसकी वजह से, कीमत कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। ये हमारा डिमांड में क्या हुआ है? एक्सपेंशन हुआ है। डिमांड बढ़ गई है और उसकी वजह से जो कुल व्यय हो रहा है, इतनी कीमत पर इतनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है, तो कुल व्यय किसके बराबर हो रहा है? उस एरिया को हम दर्शा सकते हैं OQ2 NP2। और ये जो एरिया है, बाद वाला एरिया OQ2 NP2, ये ज्यादा है जो पहले वाला एरिया है उससे। OQ1 MP1 से ज्यादा है। इसलिए अगर ये ज्यादा है तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी? मोर देन 1, ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक लोचदार मांग होगी। तीसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। इनको जब तक आप साथ साथ नहीं बनाएंगे तो आपको बहुत बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इसलिए आप अपने साथ में नोटबुक में इनको बनाते रहें। हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेम है, इसलिए मैं बार बार डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अब हम क्या कहेंगे? अगर कीमत में परिवर्तन और जो टोटल एक्सपेंडिचर है, कुल व्यय है, उसमें सेम डायरेक्शन में चेंज होता है, तो हमारी कैसी होगी डिमांड? लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक। लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी, इकाई से कम लोचदार मांग होगी। देखिए, जब इकाई से कम लोचदार मांग तब होती है जब वस्तु की कीमत कम होने पर उस पर किया जाने वाला कुल व्यय भी कम हो जाता है। कीमत कम, कुल व्यय भी कम, तो इसका मतलब हमारा सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। कीमत भी कम हो रही है और कुल व्यय भी कम हो रहा है, और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 होती है, इकाई से कम लोचदार होती है मांग। इस केस में हम देखेंगे कि पहले कीमत कितनी है? OP1, तो डिमांड कितनी हो रही है? OQ1। और कीमत के कम होने पर कीमत कितनी कम हुई है? P1 P2 इतना कम हुई है कीमत, और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है कितनी? Q1 Q2। अब आप ये देख सकते हैं कि कीमत में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है, लेकिन मांग में बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है इसके कंपैरिजन में। तो ये हमारी मांग की लोच कैसी है? लेस देन 1। कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है, लेकिन मांग में बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है इसके कंपैरिजन में। उसके बराबर भी नहीं हुआ, बराबर से कम हुआ है, इसलिए ये लेस देन 1 है। ऊपर वाले डायग्राम में भी सेम लॉजिक से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए कीमत में कितना ज्यादा परिवर्तन हुआ है, और उससे भी ज्यादा परिवर्तन हुआ है उसकी मांग में। कीमत से ज्यादा परिवर्तन हुआ है मांगी गई मात्रा में, इसलिए हमारी इलास्टिसिटी कैसी है? ग्रेटर देन 1 है। और यहाँ पर जितना कीमत में चेंज हुआ है, जब हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, 1 सेकेंड, तो जितना हमारा प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही क्वांटिटी में चेंज हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? इलास्टिसिटी इकाई के बराबर है, मांग की लोच इकाई के बराबर है, जब ये चेंज और ये चेंज हमारा बराबर होता है। इसी वजह से हमारा एरिया भी सेम आ रहा था। अब यहाँ पे क्योंकि ये ज्यादा है, तो एरिया भी ये बाद वाला ज्यादा आ रहा था। अब थर्ड केस में हम क्या कह रहे हैं? क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ही कम चेंज है इन कंपैरिजन टू चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है, लेकिन डिमांड में कम परिवर्तन हुआ है। इसी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है? लेस देन 1, इकाई से कम लोचदार। ये हमने 3 नॉर्मल केसेस देख लिए और 2 एक्सट्रीम केसेस देख लिए। अब हम देखते हैं कि
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं? कई विधियां हैं हमारे पास। फर्स्ट विधि कौन सी है? टोटल एक्सपेंडिचर, जिसकी बात अभी हमने की है, कुल व्यय विधि। सेकंड, प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड। थर्ड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। फोर्थ, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। एंड फिफ्थ वन इज रेवेन्यू मेथड। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और बाकी के मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि की अभी हमने बात की, जब बराबर चेंज होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है कुल व्यय में, कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो हमारी इलास्टिसिटी कैसी होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अगर कीमत और टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी? ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक। और अगर सेम डायरेक्शन में चेंज होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी लेस देन 1। देखिए, इस टेबल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। आपको ये टेबल बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, फर्स्ट आप इसका टाइटल देख लीजिए, अदरवाइज ये पूरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने पहले कॉलम में क्या लिया है? उस वस्तु की कीमत, फिर खरीदी गई मात्रा, कितने किलोग्राम उसको खरीद रहे हैं, और जब कीमत और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय। अब हम ये देखेंगे कि कितना परिवर्तन हुआ है कुल व्यय में, और उसके बेसिस पर हम कैसे कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है। ये देखिए, सब में हमने 241 241 241 इस प्रकार से प्राइस लिया है, और यहाँ पर जो चेंज करना है हमने, वो हमने अपने जो हमने रिजल्ट दिखाना है उसके हिसाब से करना है। यहाँ पे हम पहले ही बात क्या कह रहे हैं? अगर इकाई लोच है तो कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो अगर 8 है तो 8 ही रहेगा। अब ये 8 कब आएगा? जब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये 8 रह पाएगा। हमने ये 2 4 1 याद कर लिया। इससे हमें क्या पता चल रहा है? कि कीमत यहाँ पर अधिक हो रही है और यहाँ पर कम हो रही है। एक केस हमने कीमत में इंक्रीज होने का ले लिया, एक केस हमने कीमत में डिक्रीज होने का ले लिया। चाहे कीमत बढ़े या घटे, लेकिन कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी कैसी है? इक्वल टू यूनिटी। टोटल एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट केस हम क्या कर रहे हैं? जब हमने दर्शाना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से अधिक है, तो हम क्या करेंगे? तो हमारा जो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज है वो इनवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए। प्राइस अधिक हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, या प्राइस कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर अधिक हो रहा है। तो हमने ये दर्शाना है यहाँ पर। देखिए, 2 4 1, पहले अगर ये कीमत है और इतनी मात्रा खरीदी गई है, 4 kg इसको खरीदा जा रहा है, तो कुल व्यय 8 हो रहा है। अगर कीमत बढ़ जाती है, 4 रुपीज हो जाती है, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कैसा होना चाहिए? कीमत और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप हम बता रहे हैं। कीमत अगर बढ़ी है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, 8 से घटकर 4 हो जाएगा। तो 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा 4 आएगा। फिर हमने क्या दिखाना है? अगर कीमत कम हुई है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। कीमत कम हुई है और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर पहले से बढ़ गया है। तो विपरीत दिशा में चेंज हो रहा है, कीमत कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। और फिर थर्ड केस हम देखेंगे, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है, तो हमारा प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में जो चेंज होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। कीमत अगर बढ़ रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। इसको भी आप बना के देखें, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको जस्ट ये याद रखना है कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में किस प्रकार का रिलेशन है, और उससे हमारा क्या, किस प्रकार की मांग की लोच आ रही है, उसको दर्शाना है। फिर ये ही टेबल को यहाँ ऊपर एक्सप्लेन करा हुआ है, और ये टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है।
इकट्ठा कर्व बनाया हुआ है, हम इसकी हेल्प से देख सकते हैं। यहाँ पर अब हमने टोटल एक्सपेंडिचर लिया, क्वांटिटी नहीं लिया है, ये चेंज है, आप इसको नोट करें। टोटल एक्सपेंडिचर लिया है और यहाँ पर प्राइस है। अब हम क्या बता रहे हैं, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। सेम डायरेक्शन में चेंज कब होता है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। देखिए प्राइस इंक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। पहले इतना था, फिर इतना बढ़ जाता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। सेम डायरेक्शन में चेंज है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। नेक्स्ट, कीमत में चाहे कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे टोटल एक्सपेंडिचर लिया है, वो सेम रह रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 1। और अगर कीमत अधिक हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, दोनों का विपरीत संबंध है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1, तो इन तीनों ही केसेस को इकाई से अधिक, इकाई के बराबर और इकाई से कम लोचदार मांग का केस हमने कर लिया है। अगले मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप इसको पढ़ेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच।